Hi guys, it's Fahad Islam Khokhar again and welcome to lecture number 4. लास्ट लेक्चर्स में हमने ये देखा कि किस तरह से हम एक कोहेरेंट और कंसाइज किस्म का पैराग्राफ बना सकते हैं। आज हम एक बहुत ही यूनिक और बड़े डिफरेंट कॉन्सेप्ट की तरफ आपकी तवज्जो दिलाएंगे, जिसके बारे में शायद आपको पता हो, शायद आपको ना भी पता हो, which is plagiarism। प्लेजरिज्म क्या है और इसको जानना क्यों जरूरी है और इसको जानकर हम किन किन प्रॉब्लम से बच सकते हैं और ना जानकर किन किन प्रॉब्लम्स में फंस सकते हैं, उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। वेल, नाउ व्हाट इज द प्लेजरिज्म? जैसा कि आप ये ऊपर देख रहे हैं कि प्लेजरिज्म इज एक्चुअली the act of presenting another's work or idea as your own. It's an act of stealing the writing, stealing the song, stealing the conversation, stealing any idea. अगर आप किसी भी बुक की कोई भी चीज उठाकर एज इट इज अपनी बुक में लिख लेते हैं, अगर किसी के आर्टिकल की कोई चीज उठाकर रख लेते हैं, किसी की वीडियो के ऊपर से भी उठाकर अगर अपने ऊपर रख लेते हैं, इट्स मैटर ऑफ कंसर्न एट यूट्यूब एज वेल कि आप किसी की भी वीडियो का आधा हिस्सा या कुछ उसका सब्सटेंशियल पार्ट उठाकर आप अपने अगर वीडियो में लगा लें, देन यू गेट अ कॉपीराइट स्ट्राइक। या ये मीडियम जो है आपका सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के अंदर नहीं होता, वेब पेजेस में, मैसेजेस में, ईमेल के अंदर, ब्लॉग पोस्ट के अंदर और आर्टिस्टिक वर्क्स जो होते हैं, यानी अगर किसी ने कोई लोगो डिजाइन किया है, किसी ने कोई पेंटिंग बनाई है, किसी ने कोई vectorized image create किया है, अगर उसके अंदर भी कोई कॉपी आ जाए, then that is also considered as the plagiarism. It is included in the Constitution of the United States that it is a serious offense और इसके बदले में कोई ना कोई जुर्माना या सजा वहां पे एग्जिस्ट करती है। एंड वी पाकिस्तानीज डोंट इवन नो कि व्हाट प्लेजरिज्म इज एक्चुअली, और इस पे कानून साजी तो बहुत दूर की बात है, मगर चूंकि हमने सब ज्यादातर अमेरिकन को करना होता है इन फ्रीलांसिंग और इसमें भी, हमारे लिखने में भी। एंड सेकंड थिंग कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ये चीज एग्जिस्ट करती है। हमारे यहाँ उर्दू के जो भी राइटर्स हैं वो एक दूसरे की चीजें चुराते रहते हैं दिल खोल के, क्योंकि अभी तक उर्दू का प्लेजरिज्म चेक करने का कोई भी सॉफ्टवेयर पाकिस्तान में अब तक नहीं बना। अगर आपने कोई भी कॉपी करनी है तो कोई मैनुअली कोई चेक करे तो करे। देर आर नो ports, there are no softwares to check plagiarism in Pakistan. एंड इट इज द वायलेशन ऑफ कॉपीराइट्स कि आप कोई भी कंटेंट उठा के कहीं पर भी डालें। इवन दिस वीडियो, अगर आप इस वीडियो विच इज अ कॉपीराइट कंटेंट, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अशरफ चौधरी एसोसिएट्स, अगर आप इसे उठाकर कहीं किसी जगह पे अपलोड कर देते हैं, then that will also be termed as the violation of copyrights. Well, अब ये प्लेजरिज्म को डिटेक्ट कैसे किया जाता है? लेट मी टेल यू सम ऑफ द टूल्स। दे आर सम पेड टूल्स ओवर हेयर, जिसके अंदर टर्निटिन है, डुप्ली चेकर, वाइपर, पेपर रेटर, ये सब हमारे जो है पेड टूल्स हैं। पेड टूल्स का मतलब यानी ये टूल्स ऐसे भी नहीं कि डाउनलोड हो जाते हैं, ये ऑनलाइन टूल्स हैं और इनके ऊपर आपको अकाउंट बनाना पड़ता है। कोई 30 डेज की ट्रायल मिलती है, मगर उसके बाद आपको इसकी सब्सक्रिप्शन को रिन्यू कराना पड़ता है बार बार। ठीक है। और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है, ये जो स्टार्टिंग में हमने आपको बताया, टर्निटिन जो है आपका। टर्निटिन सबसे ज्यादा यूज होता है। ये इसकी एक्सेस HEC, हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान, उसकी एक्सेस जो है प्रोफेसर्स को, टीचर्स को ये देते हैं। और हमारे एक्सेस में नहीं, ये नहीं होता। ठीक है। हमारी एक्सेस में बहुत से फ्री टूल्स हैं, जिनके अंदर हमारा स्मॉल एसईओ टूल्स एक टूल है, क्यू टेक्स्ट है, टूल किट है, द pensters.com है। ये सब टूल्स ऐसे हैं जिनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करते हैं, बट दे हैव सम लिमिटेशंस। और जिस कदर ये वाले सब ऑथेंटिक है, उसने ये ऑथेंटिक नहीं है, बट यू कैन गेट अ बेटर आइडिया कि फ्री में अगर आपको कोई प्लेजरिज्म चेक करना पड़े तो आप उसको किस तरह से चेक कर सकते हैं। सो लेट मी गिव यू अ लिटिल डेमोन्स्ट्रेशन कि हम ये कैसे करेंगे, और मैं आपको इनकरेज करूंगा कि इसके बाद आप खुद भी इन सॉफ्टवेयर के साथ थोड़ा सा खेल कर देखें। देयर इज अ लिटिल असाइनमेंट एट द एंड जो कि मैं आपको बताऊंगा बहुत आसान से। नाउ फॉर एग्जांपल, देयर इज अ वेबसाइट
इट्स अ वेरी फेमस वेबसाइट कॉल्ड entrepreneur.com, जिसके ऊपर बिजनेस न्यूज़ वगैरह आती हैं, और इसके अंदर टेक्नोलॉजी की न्यूज़ होती हैं, प्रेस रिलीजेस होती हैं, बहुत कुछ इसके अंदर होता है। सो इफ़ यू रियली वांट टू नर्चर योर टैलेंट, अगर आपकी वॉल स्ट्रीट जर्नल तक अगर आप लोगों की एक्सेस नहीं है, तो आप इस तरह की फॉर्मल वेबसाइट्स के न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ें। दैट विल augment your reading talent and augment your writing talent as well. सो अगर मैं यहाँ से कोई भी आर्टिकल खोल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 5 थिंग्स टू कंसिडर व्हेन यू आर हायरिंग अ सॉफ्टवेयर आउटसोर्स पार्टनर, अगर ये आर्टिकल मेरे पास मेरे सामने खुल जाता है, नो इट इज रोट बाय सम Alejandro Alejandro, who is a guest writer इस वेबसाइट का, इज नॉट अ रेगुलर राइटर, ही इज अ गेस्ट राइटर। और अगर मैं यहाँ से कोई भी जो क्या कहते हैं टेक्स्ट है यहाँ से कॉपी करके अगर अपने किसी आर्टिकल के अंदर अगर मैं पेस्ट कर लेता हूँ, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज द प्लेजराइज्ड कंटेंट। जो भी आपके प्लेजरिज्म के टूल हैं वो इनको डिटेक्ट कर लेंगे कि ये किस तरह से, ये कहाँ से उठाया गया है, और इवन ये किस टाइम पे लिखा गया था। ये कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, वेबसाइट कौन सी है, किस टाइम लिखा गया, और इसका राइटर कौन है, 9 जनवरी 2018। तो ये सब इंफॉर्मेशन वो उठा लेता है, और जो भी इसका चेकर होता है, टीचर वगैरह, उसको बता दिया करता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी फर्ज कर लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ ये अब एक पेपर राइटर जिसकी मैं बात कर रहा था। इट इज़ अ फ्री टूल। आप यहाँ पे यहाँ से फाइल बेशक क्लाउड ड्राइव से अपलोड कर दीजिए, यहाँ पे आप आके टेक्स्ट लिख दें, और यहाँ से आप प्लेजरिज्म इसका चेक करेंगे। यू कैन गेट द रिपोर्ट एज वेल। इसी तरह से एक और टूल मैं आपको बताता हूँ, क्यू टेक्स्ट। इट इज़ अ वेरी वेरी गुड टूल, और यहाँ पे आप प्लेजरिज्म इसका चेक कर सकते हैं, और ये आपको ये डाउनलोड भी हो जाता है, मगर ये ऑनलाइन फिर आपके पास चलेगा। इसका भी पेड अगर आप एक्सटेंशन इसके लेंगे तो उसके अंदर और ज्यादा मजीद फीचर्स भी होंगे। अच्छा, जो मैं टूल बहुत ज्यादा यूज करता हूँ वो है ये स्मॉल SEO टूल्स स्लैश प्लेजरिज्म चेकर। इसमें और भी बहुत सारे टूल्स हैं, मगर ये जो प्लेजरिज्म का जो ये टूल है स्मॉल SEO टूल्स के अंदर प्लेजरिज्म चेकर, ये बहुत से ब्लॉगर्स यूज करते हैं, बहुत से राइटर्स इसको यूज करते हैं। इट इज नॉट दैट मच ऑथेंटिक, मगर एक जनरल आइडिया लेने के लिए अगर आप ये काम करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू अ डेमोन्स्ट्रेशन, कि अगर मैं यहाँ से कोई भी क्या कहते हैं कोई टेक्स्ट अगर मैं यहाँ से उठा लूँ, तो आप को वो बता देगा कि ये प्लेजराइज्ड है। फॉर एग्जाम्पल, ये चले मैं यहाँ से ये मैं टेक्स्ट उठाता हूँ थोड़ी सी, और मैं यहाँ इसको उठाकर डालता हूँ स्मॉल SEO टूल्स के अंदर। मैं इधर इसको, ये स्टार्ट अ न्यू सर्च, इसके अंदर मैं यहाँ पे इसको, सॉरी व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर हियर, इसको मैं इधर पेस्ट करता हूँ, और मैं यहाँ से चेक करूंगा, चेक फॉर प्लेजरिज्म। ये भी थोड़ा सा टाइम लेता है इसको प्लेजरिज्म चेक करने में। अब ये चेक कर रहा है, इट इज चेकिंग चेकिंग चेकिंग। ये एक एक लाइन के ऊपर जाता है और कहता है लो जी ये भी प्लेजराइज्ड है, ये भी प्लेजराइज्ड है, ये भी प्लेज, देयर इज 100% प्लेजरिज्म इन दैट, एंड इट इज 0% यूनिक। उसने कहा है कि भाई इसके अंदर आपने एक भी चीज खुद से नहीं डाली, एक भी चीज खुद से नहीं डाली। तो जो भी आपके वो होते हैं चेकर होते हैं, जो भी फॉरेन प्रोफेसर्स होते हैं, या फिर अगर आप अपने ब्लॉग पे भी लिख रहे हैं, तो गूगल पागल नहीं है। गूगल को पता चल जाता है कि दिस कंटेंट इज ऑलरेडी कॉपीड फ्रॉम समवेयर। वो किस वेबसाइट पे मैं पहले क्रॉल करके गया था, गूगल का क्रॉलर है, डिफरेंट वेबसाइट पे जाता है, तो उसको पता चल जाता है कि आपने कंटेंट कहाँ से उठाया। ठीक है, सो देर इज नो रूम फॉर रिडेम्पशन फॉर यू गाइज। आपको जो है इसको जेन्युइन तरीके से ही लिखना पड़ेगा। मगर तरीका क्या है प्लेजरिज्म को रिमूव करने का? प्लेजरिज्म को रिमूव करने का तरीका यही है कि आप इसको रीराइट करें, आप इसको रीफ्रेज करें। अब कैसे रीफ्रेज करें? उसका तरीका ये है कि आप सिनोनिम्स यूज करें, और आप कोई भी सेंटेंस है, 3 सेंटेंस है, उनका जोड़ के एक सेंटेंस बना दें। एक एक सेंटेंस है उसकी डिटेल करते हुए 2-3 सेंटेंस डिफरेंट करें। एक्सपैंड करना और कॉन्ट्रैक्ट करना, यही एक आर्ट है राइटर की।
मुझे जब भी कोई काम दिया जाता है कि दैट यू हैव टू क्राफ्ट अ पेपर ऑन क्या कहते हैं ऑन पॉलिटिकल साइंस ऑन एथिक्स या ऑन सम बिजनेस आइडिया, सो आई एम नॉट दैट मच कॉम्पिटेंट कि मुझे सारी चीजें आती हैं। आई जस्ट गो टू द गूगल, आई गूगल दैट कीवर्ड, आई वर्क आउट अ सिंपल वेबसाइट एंड आई री राइट दैट आर्टिकल इन अ फॉर्मल वे सो दैट द प्लेजरिज्म ऑफ दैट कंटेंट इज रिमूव्ड, और मैं ये कह सकता हूँ कि लो जी मैंने बिजनेस एमबीए का एक पेपर मैंने लिख दिया। ठीक है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि मुझे वो सारे कॉन्सेप्ट्स आते थे, मैंने सिर्फ उसको पकड़ा और मैंने सिर्फ उसका प्लेजरिज्म रिमूव करता हूँ। देसी जुबान में कहें तो फिल्म चलानी होती है और कुछ नहीं करना होता। राइटिंग, अगर अर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में मैं सिर्फ बात करूं, फ्रीलांसिंग और ब्लॉगिंग के कॉन्टेक्स्ट में मैं सिर्फ बात करूं कि अगर आपका मेजर पर्पस अर्निंग है, जेन्युइन कंटेंट को क्रिएट नहीं करना है, तो आप किसी का भी कंटेंट पकड़ के उसको रीराइट कर दें, सिर्फ और सिर्फ रीराइट कर दें, तो योर जॉब इज डन। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर ये मैंने लिखा, इसके अंदर हमारे पास 100% इस पे प्लेजरिज्म आ रहा था, और अगर मैं इसकी एक कोई लाइन को पकड़ के रिफ्रेश कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, इट्स बिकॉज कम्युनिकेशन इज की फॉर सक्सेसफुल आउटसोर्सिंग रिलेशनशिप रिलीजन विद सिमिलर टाइम जोन। अच्छा, अब बिकॉज से शुरू हो रहा है, बिकॉज की जगह मैं क्या लगा, मैं सिंस यूज करता हूँ, सिंस कम्युनिकेशन इज की फॉर सक्सेसफुल आउटसोर्सिंग रिलेशनशिप, मैं इसको लिखूंगा कम्युनिकेशन plays a vital role in the development of outsourcing relationships with similar time zones. मैं कहूँगा having identical time zones. Similarly, identical time zones. Identical time. तो ठीक है, मैं अगर इस तरह से एक लाइन लिख देता हूँ, और अच्छा ये क्या करे, with similar time zones are often a good starting point. Okay. ठीक है, the development of outsourcing relation having identical, अच्छा, they could be used as a good um, starting point for the business. वो जुमला भी दो टुकड़ों में था, बिकॉज आया और यहाँ पे पंक्चुएशन थी, और इसके बाद दो हिस्से थे उसके। सो ये हाउ एवर से पहले का इतना हिस्सा मैंने रीफ्रेज करके अपने वर्ड में मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, नो लेट्स चेक द प्लेजरिज्म। ये खराब ना हो जाए, मैं इसको एक दफा कॉपी कर लेता हूँ एहतियातन। अच्छा, लेट्स चेक द प्लेजरिज्म वंस अगेन। अभी देखते हैं कि इसमें 100% प्लेजरिज्म आता है कि कितना इसमें यूनिकनेस आती है। लेट्स सी, लो देखें। अब इसने कह दिया सॉरी, since communication plays a vital role in the development of outsourcing relationship, it is unique। और इसने बाकी कहा इवन सॉफ्टवेयर और सोर्सिंग फर्म्स एक एक लाइन को चेक करा है, दिस इज प्लेजराइज्ड, इसको उसने रेड कलर में दिखाया, दिस इज प्लेजराइज्ड एंड दिस वाज यूनिक। सो मेरी लाइन को रिफ्रेज करने से ऑलमोस्ट 50% ऑफ द कंटेंट हैज बिकम यूनिक। ठीक है, सो इस तरह से पूरा का पूरा आर्टिकल आप पकड़ के रीफ्रेज कर देते हैं और वो जेन्युइन बन जाता है। अब रीफ्रेजिंग एक आर्ट है, मैं ये नहीं कहता कि ये ओवर द नाइट आप लोग सीख जाएंगे और आपको करना आ जाएगा, बट आई एनकरेज यू गाइस कि थोड़ा थोड़ा सा कंटेंट भी अगर आप लेकर उसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, स्मॉल एसईओ टूल्स पे डालें, देखें प्लेजरिज्म कितना आ रहा है, कितनी सिमिलैरिटी आ रही है मेरे उस कंटेंट के साथ। तो it this would be a better approach as I say। Let me tell you how plagiarism is detected actually। first कर लीजिए कि ये एक सॉरी जब भी दोबारा क्लिक करते हैं रीलोड कर देता है। ये अगर एक है कल्चरल कंपैटिबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लो इन्फ्लेशन रेट्स, ये तीन वर्ड हैं। अब ये जो टर्न इट इन है, स्मॉल एसईओ टूल्स है, कॉपीस्केप है, जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, वो प्लेजरिज्म इस तरह से डिटेक्ट करते हैं कि कोई से तीन वर्ड्स अगर कंसेक्यूटिव एक जगह पर एक ही फ्लो के साथ आ जाएं, तो दैट एंटायर लाइन इज कंसिडर्ड एज प्लेजराइज्ड। ठीक है, यानी अब ये अगर लिखा हुआ है कल्चरल कम्युनिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लो इन्फ्लेशन, ठीक है, और मुझे अब आई एम बाउंड टू राइट दिस लाइन एज इट इज इन माई
आर्टिकल, मगर मैं क्या करूंगा, मैं इसकी तरतीब चेंज करूंगा, मैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को उठाकर पहले ले आऊंगा, ठीक, और मैं कल्चरल स्टेबिलिटी को बाद में ले जाऊंगा, ठीक है। सो मैंने इनकी तरतीब उल्टी कर दी। अब जिस जगह पे आपको एग्जांपल्स देनी पड़ रही हैं फॉर के दिस दिस एंड दिस आर दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ गुड लैपटॉप, लेनोवो, एचपी, एसर, डेल, ठीक है, लेनोवो, एचपी, एसर, डेल, ठीक। लेकिन अब अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप कहेंगे एचपी, लेनोवो, डेल, डेल, एसर, ठीक है। आप उसकी तरतीब को उल्ट देंगे, प्लेजरिज्म रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अनदर टिप फॉर यू गाइस कि किस तरह से प्लेजरिज्म को आप रिमूव करते हैं। डायरेक्ट सेंटेंस है उसको इनडायरेक्ट करके लिख दीजिए, इनडायरेक्ट है उसको डायरेक्ट करके लिख दीजिए, एक्टिव है उसको पैसिवाइज करके लीजिए, पैसिवाइज है उसको एक्टिवाइज करके लिख दीजिए, एक जुमले को तोड़ के तीन बना लें, तीन जुमलों को जोड़ के एक बना लें, ठीक है। एक बात एक जुमले में की गई है तो आप उसको आराम आराम से दो जुमलों में, दो छोटे छोटे जुमलों में उसको पिरो के उस बात को आप सिंपली इसको रिफ्रेश कर सकते हैं, अपना प्लेजरिज्म जो है आपका रिमूव कर सकते हैं। Now let's have a look at another example, जिसके अंदर मैंने जिक्र किया है एक बहुत ही फेमस बुक का। It's a book called The Confessions of an Economic Hitman. It's a very famous book of America, जिसके अंदर जॉन पर्किंस ने ये बताया हुआ है कि आप का अमेरिका जो है, द अंकल सैम, वो किस तरह से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करता है, उसके रिसोर्सेज किस तरह से यूज करता है, और इसी के अंदर ही वो सारे राज खुले थे कि फ्री मेसोनरी क्या है और किस तरह से वर्ल्ड डोमिनेशन कर रहा है इसराइल वगैरह। वेल इट्स अ मस्ट रीड बुक फॉर यू गाइस। इसका एक छोटा सा चंक अगर मैंने आपके सामने शेयर किया, ये the United States spends over 87 billion conducting a war in Iraq, while the United States estimates that for less than half that of amount we could provide clean water, adequate diets, sanitation services, and basic education to every person on the planet. Now you have to understand the crux of this sentence. आप इस चीज के ऊपर फोकस नहीं करेंगे कि भाई इन लफ्जों को बदल दिया जाए, सिनोनिम्स यूज कर दिया जाए तो मेरे पास इसका प्लेजरिज्म रिमूव हो जाएगा। नहीं, आपने समझना है मतलब क्या है। उसने कहा भाई 87 बिलियन अमेरिका ने इराक वॉर के ऊपर लगा दिया और इसका आधा यूज करके हम अपने मुल्क को क्लीन वाटर दे सकते हैं, एडिकेट डाइट दे सकते हैं, साफ सुथरी सर्विस दे सकते हैं, बेसिक एजुकेशन पूरे प्लेनेट पे दे सकते हैं हर बंदे को 87 बिलियन के आधे में, ठीक है, जितना वो वॉर के ऊपर खर्च कर देता है। अब इसको अगर कोई बंदा इस तरह से करे, अमेरिका स्पेंड America spends over 87 billion for a war in Iraq, while the United States estimated that half of this money can be can we can provide clean water, adequate diet, sanitation services, and basic education for every native of the earth. ठीक है। अच्छा, कुछ अब ये यहाँ पे चंक्स जो हैं वो अच्छे से हुए हैं, मगर ये जो अंडरलाइन है, ठीक है, ये वहीं के वहीं रह गए हैं। देखिए, स्पेंड ओवर 87 बिलियन, यहाँ पे भी है स्पेंड ओवर 87 बिलियन, ठीक। ये फॉर दरमियान में लगा है, अ वॉर इन इराक व्हाइल द यूनाइटेड स्टेट्स एस्टिमेटेड, ठीक, अ वॉर इन इराक व्हाइल द यूनाइटेड नेशंस एस्टिमेटेड, यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड स्टेट्स कह रहा हूँ। अच्छा, ये भी अब दोनों लाइनें सेम आ गई, ठीक है, हमने थोड़ा थोड़ा सा इसको चेंज किया। अच्छा, कैन प्रोवाइड क्लीन वाटर, एडिकेट डाइट, सैनिटेशन सर्विसेज, बेसिक एजुकेशन, वही बात जो मैं अभी आपको समझा रहा था, प्रोवाइड क्लीन वाटर, एडिकेट डाइट, सैनिटेशन सर्विस एंड बेसिक एजुकेशन टू एवरी पर्सन ऑन द प्लेनेट, इसकी जगह अर्थ कर दी। अब ये हमने इसको रिफ्रेश तो किया, बट इट इज स्टिल अ प्लेजराइज्ड कंटेंट, ठीक। अब इस चीज को किस तरह से अप्रोच किया गया, इस चीज को ऐसे लिखा गया, यूनाइटेड नेशंस एस्टिमेटेड दैट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द मनी स्पेंट ऑन द इराक वॉर बाय द यूनाइटेड स्टेट्स वाज एम्पल। अब मैंने यहाँ पे ये नहीं किया, अब उसने ये पहले उसने मनी का जिक्र किया, उसने कहा 87 बिलियन इराक वॉर पे लगे, और जबकि इसका हाफ यूज करके हम सैनिटेशन दे सकते हैं, बेसिक एजुकेशन दे सकते हैं। मैंने अब इसको बिल्कुल डायरेक्ट वे में लिखा, यूनाइटेड नेशन ने ये एस्टिमेट किया है, मैंने दूसरी बात को पहले कर दिया, पहली बात को बाद में कर दिया। यूनाइटेड नेशन ने एस्टिमेट किया है कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द मनी स्पेंट ऑन द इराक वॉर बाय द यूनाइटेड स्टेट्स वाज एम्पल, एम्पल यानी एनफ, टू एंश्योर अनकॉन्टेमिनेटेड वाटर। अनकॉन्टेमिनेटेड की जगह वो उसकी जगह क्या है,
यानी गंदे पानी की जगह पोल्यूटेड, प्रोवाइड क्लीन वाटर था, अनकॉमन क्लीन की जगह अनकॉन्टेमिनेटेड वाटर, प्रॉपर फूड, एडिकेट डाइट की जगह लिख दिया। अच्छा, सैनिटरी कंडीशन, सैनिटरी सर्विस की जगह सैनिटरी कंडीशन लिख दिया। फॉर एवरी लिविंग पर्सन इन द एंटायर वर्ल्ड, अर्थ वाज आल्सो ओके, प्लैनेट वाज आल्सो ओके, entire world is also okay. So this is how you can remove the plagiarism. अब ये अगर मैं वहां पे डालूंगा तो ये कभी भी इस कंटेंट को पकड़कर ये नहीं कह सकता that it is a plagiarized content या ये किसी बुक से कॉपीड है, ठीक है। बट जबकि इसके अंदर ये सब चंक्स जो हैं इसको ये पकड़ लेगा कि भाई, याद रखें 3-4 वर्ड ही पूरे डॉक्यूमेंट में काफी होते हैं ये बताने के लिए कि आपने बाकी का डॉक्यूमेंट कहाँ से कॉपी किया, ठीक है। सो कोई भी लूप होल अपनी राइटिंग के अंदर आपको नहीं छोड़ना है। दैट इज द बेसिक रूल ऑफ रीफ्रेजिंग अ कंटेंट। No, there is a very teeny tiny assignment, not वेरी कॉम्प्लेक्स। मैंने गूगल ड्राइव के अंदर एक डॉक्यूमेंट रखा है जिसके अंदर 3 डिफरेंट एक्सर्प्ट्स हैं फ्रॉम इंटरनेट, जो कि एज इट इज मैंने वहां से कॉपी करके उठाए हैं, ठीक है। डिफरेंट आर्टिकल्स हैं डिफरेंट वेबसाइट्स के, आप उनमें से कोई भी एक उठाएं और उसको रीफ्रेज करें। बट डू रिमेंबर that you don't have to affect the word count. अगर वो 200 वर्ड का वहां पे लिखा हुआ है तो आप जब रिफ्रेज करेंगे तो उसे 200 वर्ड से थोड़ा ज्यादा हो जाए चलेगा। 199 वर्ड भी हुए तो that will be marked as zero, you will be marked as failed in that assignment, ठीक है। तो अगर आप उसको एक्सपैंड कर सके तो ये बहुत अच्छी बात है, उसको कॉन्ट्रैक्ट आपने बिल्कुल भी नहीं करना। तो उन तीनों में से कोई भी एक उठाएं, बेशक एक कर लें, अगर 2 या 3 करके मुझे देंगे तो ये तो बहुत ही अच्छा है। जितना आप अच्छा लिखेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए फायदा होगा। So I'll be waiting for this assignment. You have 24 hours to do this and your time starts now. Allah Hafiz.